मोदी ने गुजरात के वड़ताल में स्वामी नारायण मंदिर के वर्षगांठ समारोह को किया संबोधित। कहा, निहित स्वार्थ के लिए बांटने की साजिश में लगे लोगों की कोशिश को करना है नाकाम। देश को मिले 51वें प्रधान न्यायाधीश। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रपति भवन में आयोजित शपथ ग्रहण समारोह में जस्टिस संजीव खन्ना को दिलाई शपथ। और कुरुक्षेत्र में आयोजित आर्य महासम्मेलन में हरियाणा के मुख्यमंत्री ने की शिरकत। कहा, दयानंद सरस्वती के विचारों से समाज व देश को मिली नई राह। नमस्कार, चंडीगढ़ से आपका स्वागत है। मैं हूं भानुप्रिया। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज गुजरात के वड़ताल में श्री स्वामी नारायण मंदिर की 200वीं वर्षगांठ समारोह में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से भाग लिया। अपने संबोधन में प्रधानमंत्री ने कहा कि निहित स्वार्थ के लिए बांटने की साजिश में लगे लोगों की कोशिश को नाकाम किया जाएगा। हमारी एकता, देश की अखंडता, वो भी बहुत जरूरी है। आज दुर्भाग्य से निहित स्वार्थ के लिए, छोटी समझ के कारण भारत के उज्जवल भविष्य के महत्वाकांक्षी उद्देश्यों को भूल करके कुछ लोग समाज को टुकड़े 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 में बांटने की साजिश चल रही है। प्रधानमंत्री ने यह भी कहा कि भगवान स्वामी नारायण ने कहा है कि स्वामी नारायण की प्रेरणा ने आजादी के समय भारत को पुनर्जीवित किया। श्री स्वामी नारायण मंदिर की 200वीं वर्षगांठ समारोह के अवसर पर प्रधानमंत्री ने 200 रुपए के चांदी का सिक्का और डाक टिकट भी जारी किया। 200 रुपये का चांदी का एक सिक्का और स्मारक डाक टिकट भी जारी किया है। ये प्रतीक चिन्ह आने वाली पीढ़ियों के मन में इस महान अवसर की स्मृतियों को जीवंत करते रहेंगे। देश को आज नए प्रधान न्यायाधीश मिल गए हैं। जस्टिस संजीव खन्ना को आज राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 51वें प्रधान न्यायाधीश के रूप में शपथ दिलाई। राष्ट्रपति भवन में ये समारोह आयोजित किया गया। जस्टिस संजीव खन्ना अब 13 मई 2025 तक इस पद पर बने रहेंगे और इसके बाद उनका कार्यकाल समाप्त होगा। जस्टिस संजीव खन्ना को 18 जनवरी 2019 को सुप्रीम कोर्ट का जज नियुक्त किया गया था। इससे पहले वो 2005 से 2019 तक दिल्ली हाई कोर्ट में जज रहे। सुप्रीम कोर्ट में अब तक लगभग 117 मामलों में वो फैसला लिख चुके हैं। साथ ही वो अहम मामलों में फैसला देने वाली सुप्रीम कोर्ट की कई बेंच का हिस्सा भी रहे। 2019 में वो 5 जजों की संविधान पीठ का हिस्सा थे, जिसमें कहा गया था कि कई मामलों में सीजेआई का ऑफिस भी सूचना के अधिकार के दायरे में आता है। उन्होंने 2023 में जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटाने के केंद्र के फैसले को संवैधानिक करार दिया था। 2024 में बहुमत की राय से सहमति जताते हुए जस्टिस संजीव खन्ना ने भी इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम को असंवैधानिक करार दिया। 2024 में जस्टिस खन्ना की अध्यक्षता वाली खंडपीठ में 100% वीवीपैट वेरिफिकेशन की मांग ठुकराते हुए मौजूदा ईवीएम व्यवस्था को पारदर्शी और भरोसेमंद बताया। नवंबर 2024 में वो 7 जजों की संवैधानिक पीठ का हिस्सा रहे, जिसने अल्पसंख्यक संस्थान की परिभाषा को लेकर 1968 में दिए गए आज इस भाषा के फैसले को ही उलट दिया। 1967 के अजीज बादशाह फैसले को पलटने के मामले में बहुमत की राय से सहमति बनी। जस्टिस संजीव खन्ना 13 मई 2025 तक भारत के प्रधान न्यायाधीश के पद पर रहेंगे। 10 नवंबर 2024 को जस्टिस DY चंद्रचूड़ का सीजेआई के तौर पर कार्यकाल खत्म हो गया। अपने 2 साल के कार्यकाल में जस्टिस चंद्रचूड़ ने कई अहम निर्णय दिए। सीजेआई के तौर पर उन्होंने जो फैसले दिए उनमें 2023 में जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 को हटाने को संवैधानिक घोषित करना और अयोध्या में राम मंदिर निर्माण इत्यादि हैं।
ऊर्जा उत्पादन क्षेत्र की देश की दो अग्रणी कंपनियां एनटीपीसी और एनएचपीसी ने नई दिल्ली में अपना 50वां स्थापना दिवस यानी स्वर्ण जयंती समारोह मनाया। नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन और नेशनल हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर कॉरपोरेशन के शुभारंभ अवसर पर केंद्रीय ऊर्जा मंत्री मनोहर लाल ने एक कॉफी टेबल बुक समत्वम और बच्चों के लिए कॉमिक बुक जल से ज्योति का विमोचन किया। समारोह को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि पिछले 5 दशकों में दोनों कंपनियों का भारतीय विद्युत क्षेत्र में स्थिर और निरंतर आपूर्ति के लिए दिया गया योगदान बहुत अहम है। ऊर्जा भगवान का स्वरूप है और आगे आने वाले दिनों में इसकी मांग और भी बढ़ने वाली है। ऐसे में ऊर्जा उत्पादन से होने वाले प्रदूषण को कम करने के लिए एनटीपीसी और एनएचपीसी को मिलकर काम करना होगा। डिपार्टमेंट तय कर लिए हैं, उन प्रोजेक्शंस के हिसाब से हम लोग जो है आगे बढ़े। सबको मिलकर के काम करना होगा और सब मिलकर के काम करेंगे तो ऊर्जा की प्राप्ति भी होगी। ऊर्जा को पैदा करते हुए जो प्रदूषण होगा उसको समाप्त करने के लिए भी अपने अपने काम में लगेंगे। संतुलन बना रहे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आह्वान पर दोनों कंपनियों को साल 2030 तक गैर पारंपरिक स्रोतों से 50 गीगावाट बिजली का उत्पादन करना है और एनएचपीसी इस दिशा में पूरी लगन से काम कर रही है। वहीं केंद्रीय ऊर्जा मंत्री मनोहर लाल ने कल नई दिल्ली में सीईएसएल की ओर से आयोजित विद्युत वाहन रैली को हरी झंडी दिखाई। इस अवसर पर उन्होंने ई वाहन सेवा कार्यक्रम का भी उद्घाटन किया। बिजली मंत्री ने कहा कि विद्युत वाहन प्रदूषण कम करने में महत्वपूर्ण योगदान देते हैं। विद्युत वाहन सेवा कार्यक्रम एक नेक पहल है जिसकी दिल्ली में आवश्यकता थी। इस दौरान केंद्रीय मंत्री ने स्वयं भी ई ट्रैक्टर जो ईवी चलाया। सर्विसेज नाते से कार्यक्रम ब्रीद नाम से शुरू किया गया है, इसका बहुत लाभ खास करके दिल्ली जैसे शहर में इसकी बड़ी आवश्यकता थी और इसको सबसे पहले चरण में हम जितने सरकारी व्हीकल्स हैं, अफसरों की गाड़ियां हैं, हमारे कर्मचारियों के जो वाहन हैं और भी जो उपयोग आने वाले वाहन हैं, उनको सबको ईवी सर्विसेज पर लाएंगे ताकि प्रदूषण में कमी लाई जा सके। पंजाब के राजभवन में कल एक सम्मान समारोह का आयोजन किया गया जिसमें पंजाब के राज्यपाल व चंडीगढ़ के प्रशासक गुलाब चंद कटारिया ने संकल्प चंडीगढ़ की ओर से प्रशिक्षित सिविल सेवकों को सम्मानित किया। कटारिया ने संकल्प चंडीगढ़ की पूरी यात्रा और उपलब्धियों को प्रदर्शित करते हुए स्थित प्रज्ञ पत्रिका का पहला संस्करण भी जारी किया। इस दौरान प्रशासक ने कहा कि ये जरूरी है कि सिविल सेवक सिद्धांतवादी हों और उनमें ये दूरदृष्टि हो कि सरकार की नीतियों का लाभ आम आदमी तक पहुंचे। इस अवसर पर विभिन्न पदों पर आसीन कुल 37 अधिकारियों को सम्मानित किया गया। इनमें से कुछ अधिकारियों ने अपने अनुभव साझा किए कि कैसे संकल्प चंडीगढ़ ने सिविल सेवा परीक्षा उत्तीर्ण करने की उनकी यात्रा में उनकी मदद की। कार्यक्रम के दौरान युवा प्रगतिशील सिख मंच के छात्रों की ओर से एक सुंदर गुरबाणी शब्द प्रस्तुत किया गया। संकल्प चंडीगढ़ के संरक्षक और चंडीगढ़ के पूर्व चीफ इंजीनियर चरणजीत राय ने संकल्प केंद्र की चुनौतियों और उपलब्धियों पर चर्चा की। उल्लेखनीय है कि संकल्प की स्थापना 1986 में दिल्ली में हुई थी, जबकि संकल्प की चंडीगढ़ शाखा में कोचिंग और मार्गदर्शन कार्यक्रम 2007 में शुरू हुआ था। मौसम विभाग देश के सबसे पुराने विभागों में से एक है जो अगले वर्ष की शुरुआत में अपने 150 वर्ष पूरे करने जा रहा है। पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के अधीन मौसम विभाग का गठन सन 1875 में हुआ था। विभाग पिछले कई दशकों से मौसम से संबंधित अनुसंधान और विश्लेषण से जुड़ा हुआ है, जो हर वर्ष तापमान की गणना, मॉनसून, प्राकृतिक आपदाओं जैसे चक्रवात के दौरान सटीक जानकारी उपलब्ध करवाकर अपनी अहम भूमिका निभाता आ रहा है। बदलते वक्त के साथ मौसम विभाग ने तकनीक के साथ तालमेल बैठाकर अपनी कार्यप्रणाली और डाटा प्रबंधन में भी बदलाव किया है। आज चंडीगढ़ स्थित पंजाब विश्वविद्यालय में विभाग से जुड़े हितधारकों के लिए एक दिवसीय बैठक का आयोजन किया गया। इस दौरान मौसम विभाग के महानिदेशक डॉक्टर मृत्युंजय महापात्रा भी उपस्थित रहे। उन्होंने कहा कि मौसम विभाग हितधारकों से राय शुमारी के लिए हर साल इस कार्यक्रम का आयोजन करता आ रहा है। स्टेक होल्डर के जरिए पंजाब, हरियाणा और चंडीगढ़ के लिए मौसम और जलवायु परिवर्तन की सेवाओं के लिए सटीक जानकारी दी जा रही है। लक्ष्य हमारा हुआ ही होगा कि हम कैसे मिलकर भारत मौसम विज्ञान विभाग द्वारा दिए गए मौसम जलवायु जानकारी को ज़्यादा से ज़्यादा सटीक करेंगे, लोगों के पास टाइम पर पहुंचेंगे और लोग कैसे
अधिक से अधिक इसको विनियोग करते हुए उनका सामाजिक और अर्थनैतिक क्षेत्र में प्रगति लाएंगे। आर्य प्रतिनिधि सभा की ओर से कुरुक्षेत्र के गुरुकुल में आर्य महासम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसमें हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। इस मौके पर उन्होंने कहा कि स्वामी दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना कर देश को नई दिशा दी थी। उनके विचारों से न केवल नई क्रांति आई, बल्कि समाज व देश को नई राह मिली। ऐसे में गुरुकुल पद्धति की शिक्षा का भी देश व प्रदेश के आगे बढ़ने में अहम योगदान रहा है और आज भी इसकी नितांत आवश्यकता है। सोशल मीडिया व अन्य माध्यमों से युवाओं को नैतिक मूल्यों का पतन हो रहा है और हमें उन्हें सही मार्ग दिखाना होगा, जिसमें आर्य समाज अहम योगदान दे सकता है। होगा उससे सारी मानव जाति के कल्याण को एक नई दिशा मिलेगी। महर्षि दयानंद जी का लक्ष्य भी यही था, सबको आर्य बनाने से उनका भाव यही था कि सभी अच्छे नागरिक बने। आर्य समाज की शिक्षाएं एवं चिंतन में वह ताकत है जिसमें हम यह कार्य कर सकते हैं। इस दिशा में आर्य प्रतिनिधि सभा रचनात्मक भूमिका निभा रही है। उन्होंने कहा कि जब भारत परतंत्र था तब महर्षि दयानंद ने देश में स्वराज की मशाल जलाई। देश की आज़ादी के आंदोलन में आर्य समाज की अहम भूमिका रही। हरियाणा के मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अथक प्रयासों से संयुक्त राष्ट्र संगठन महासभा द्वारा हर वर्ष 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाने का निर्णय लिया गया। इससे दुनिया में भारत की इस अमूल्य विरासत को पुनः सम्मान मिला है। हरियाणा सरकार ने योग को बढ़ावा देने के लिए योग आयोग के गठन के साथ साथ गाँवों में योग और व्यायामशालाएं खोलने की पहल की है, ताकि लोग प्राचीन विद्या योग के साथ साथ ग्रामीण अंचल के कबड्डी, कुश्ती जैसे खेलों का अभ्यास कर सकें। मुख्यमंत्री ने कहा कि आर्य समाज के प्रगतिशील विचारों को आज फिर उसी संकल्प, निष्ठा और समर्पण के साथ साथ गांव-गांव और गली-गली तक पहुंचाने की जरूरत है। देश में बड़े पैमाने पर खरीफ फसलों की खरीद सुचारू रूप से जारी है। सरकार ने वर्तमान विपणन सत्र में शुक्रवार तक 120 लाख मीट्रिक टन से अधिक धान की खरीद की है। धान खरीद से पंजाब में 6,58,000 किसानों को लाभ मिला है। उन्हें 27,995 करोड़ रुपए के न्यूनतम समर्थन मूल्य MSP का भुगतान किया गया है। उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय ने बताया कि ग्रेड ए धान को तय MSP 2,320 रुपए प्रति क्विंटल पर ही खरीदा जा रहा है। पंजाब सरकार ने 4,743 मिलों को धान की छिलाई का काम आवंटित किया है, जिसके लिए कुल 4,839 धान मिलों ने आवेदन किया है। केंद्र सरकार ने चालू खरीफ सीजन के लिए धान खरीद का अनुमानित लक्ष्य 185 लाख मीट्रिक टन निर्धारित किया है। आर्मी वाइव्स वेलफेयर एसोसिएशन आवा द्वारा 3 दिवसीय साहित्यिक उत्सव अभिव्यक्ति का कल चंडीगढ़ में समापन हो गया। अंतिम दिन पूर्व राजनयिक नवतेज S सरना और प्रसिद्ध लेखक डॉक्टर राधाकृष्णन पिल्लई द्वारा बौद्धिक खोज के रूप में लेखन की चुनौतियों पर उच्च सकारात्मकता और लचीलेपन के साथ अपने विचार साझा किए गए। इस अवसर पर पश्चिमी कमान के सेना कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल मनोज कुमार कटियार और पूर्व सेनाध्यक्ष जनरल VP मलिक द्वारा लेफ्टिनेंट जनरल कमलजीत सिंह PVS SAVSM सेवानिवृत्त की पुस्तक जनरल जोटिंग्स का विमोचन भी किया गया। डॉक्टर पिल्लई ने अपने मुख्य भाषण में पुस्तक लेखन के विभिन्न पहलुओं पर अपने विचार साझा किए और अच्छे लेखक बनने के लिए पढ़ने की आदत विकसित करने की आवश्यकता पर भी जोर दिया। हमसे प्रत्येक के पास बताने के लिए एक कहानी है और हमें ये जानना होगा कि उस कहानी को कैसे बताया जाए। भारत एक ऐसा देश है जहां कई भाषाओं में पढ़ाई होती है, लेकिन जो किताबें पढ़ी जाती हैं वे मुख्य रूप से पाठ्य पुस्तकें हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका में भारत के पूर्व राजदूत सरना ने अपनी प्रसिद्ध कृति द एग्जाइल एंड क्रिम्सन नॉवल के संदर्भ में रचनात्मक लेखन के विभिन्न आयामों पर अपने विचार साझा किए। ऐतिहासिक कथा लेखन की दुविधा को स्वीकार करते हुए सरना ने कहा कि तथ्यों को विकृत करना या न करना एक चुनौतीपूर्ण कार्य है। मैं विवरणों के बारे में बहुत सावधान रहा हूं। मैंने केवल अंतराल को भरने के लिए कथानक का उपयोग किया है। और आप हमारे समाचार YouTube चैनल DD न्यूज़ चंडीगढ़, Facebook DD न्यूज़ चंडीगढ़ और सोशल मीडिया X DD न्यूज़ CHD पर भी देख सकते हैं। इसी के साथ चंडीगढ़ से समाचारों का सिलसिला समाप्त होता है। नमस्कार।